नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि मोटर दुर्घटना क्लेम के लिए क्या कोई विवाहिता पुत्री क्लेम पिटीशन पेश कर सकती है और मुआवजा की मांग कर सकती है जो अपने ससुराल अपने पति के साथ रहती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के सहारे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मामला मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 238/2019 और इसका फैसला हुआ दिनांक 28 जून 2023 को। तो इसमें क्या तथ्य थे? इस केस के फैक्ट्स इस प्रकार थे कि मध्य प्रदेश में दिनांक 12/10/2015 को एक 65 वर्ष की वृद्ध महिला जो मोटरसाइकिल पर सवार के पीछे बैठ करके जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मोटरसाइकिल से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। उस महिला के पति और पुत्र नहीं थे, केवल एकमात्र पुत्री थी जो विवाहिता थी और अपने ससुराल रहती थी। तो जब उस पुत्री की वृद्ध माता की मृत्यु दुर्घटना में हो गई तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में MACT में क्लेम पिटीशन उस विवाहिता पुत्री ने पेश की और पेश करके कहा कि वही एकमात्र वारिस है और उसका कोई वारिस है नहीं, एकमात्र प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि वही है, इसलिए उसको मुआवजा दिलाया जावे। और उसने 19.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि की मांग की और कहा कि मेरी माँ 8,000 रुपया मजदूरी करके हर महीना कमाती थी, तो ये आर्थिक नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए मुआवजा मुझे दिया जाए, ऐसा उस पुत्री ने क्लेम पिटीशन में कहा। तो MACT ने, ट्रिब्यूनल ने उसकी बात सुन करके और ये कहा कि 4,500 रुपये महीना की आमदनी उसकी मांगते हैं और चूँकि वो जिंदा होती तो कम से कम 1/3 हिस्सा उसमें से खुद पे खर्च करती, तो 4,500 महीना में से 1/3 हिस्सा 1,500 रुपये घटा देते हैं। और इसमें उम्र के हिसाब से 7 का गुणक उन्होंने माना। देखिए, इसमें गुणक से ये मुआवजा की राशि तय होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कहे कि साहब 25 साल का व्यक्ति मर गया और 100 साल जीता तो 75 साल का मुआवजा दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। तो मुआवजा कैसे निर्धारित किया जाता है? मुआवजा गुणक लगा कर किया जाता है। गुणक कैसे लगाते हैं? देखिए, गुणक अधिकतम 18 का होता है और न्यूनतम 5 का होता है। तो जैसे 15 से 20 और 21 से 25 18 का गुणक लगता है। सबसे अधिक गुणक इस उम्र में लगता है 15 से 25 की उम्र में। उसके बाद ये घटता जाता है, जैसे 26 से 30 में 17 हो गया, 31 से 35 में 16 हो गया, 36 से 40 में 15 हो गया, ऐसे घटते घटते 61 से 65 7 और 65 से ऊपर 5, बस 5 से नीचे नहीं आता और 18 से ऊपर नहीं जाता। इसे गुणा करते हैं। तो जितनी आमदनी होती है मृत्यु के समय, उस आमदनी का 1/3 हिस्सा उसमें से खुद के खर्चे के बाबत घटा करके शेष राशि को गुणा करके, गुणा किससे करेंगे? ये गुणक जो बताया है टेबल में, सारणी इसकी दी हुई है, तो अधिकतम 18 से गुणा होती है और कम से कम 5 से गुणा होती है। 15 साल से छोटों का कोई गुणक लागू नहीं होता। उसमें एक मुश्त वैसे तय किया जाता है, 1.5 लाख 2 लाख जो भी जैसी स्थिति हो उस हिसाब से। और ये जो 1/3 जो घटाने की बात है, ये भी 1/3 सामान्यतः होता है, फिक्स नहीं है। इसमें ज़्यादा पीछे विधिक प्रतिनिधि हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, और तो उसमें 1/4 भी घटा सकते हैं। यदि मरने वाला 20 साल का व्यक्ति था और अविवाहित था, अभी विवाह नहीं हुआ, तो माँ बाप ने उसका क्लेम किया, तो उसका 20 साल वाले का अविवाहित होने के कारण आधा 50% घटा देंगे। तो इस प्रकार इसमें अलग अलग घटाने का और गुणक का प्रावधान है। तो उनका 65 साल की उम्र मान करके 7 से गुणक किया और 4,500 रुपया मान करके 1/3 घटा करके, और टोटल 2,52,000 रुपये उसका मुआवजा बना। 15,000 रुपये संपत्ति के नुकसान के लिए, 15,000 रुपये अंत्येष्टि क्रिया का खर्चा के रूप में, कुल मिलाकर के 2,82,000 रुपये मुआवजा राशि दी। लेकिन बीमा कंपनी को ये मंजूर नहीं था। क्यों? बीमा कंपनियां क्या करती हैं, ये अक्सर देखने में आया है कि हमेशा कोई न कोई वो ढूंढती है कि कोई माइनस पॉइंट मिले, कोई बहाना मिले कटौती करने का या मुआवजा न देने का, उसी में रहती हैं।
तो इसलिए बीमा कंपनियों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच नहीं रखें, केवल कमाई पर ध्यान न दें, उस मृत व्यक्ति और उसके पीछे जो आश्रित उसके हैं उनके बारे में भी सोचें और हमेशा कटौती की बात न सोचें। तो बीमा कंपनी ने कहा कि ये तो विवाहिता है, ये उस वृद्ध महिला पर, अपनी माँ पर आश्रित ही नहीं थी, तो इसको क्या नुकसान हो गया, ये तो अपने पति के साथ ससुराल में रहती है। एक तो ये कहा। दूसरा कहा कि इनकी मोटरसाइकिल वाले की खुद की गलती थी, और भी कई प्रकार के उन्होंने आक्षेप लिए। तो बीमा कंपनी ने इस एमएससीटी कोर्ट के, एमएससीटी ट्रिब्यूनल के इस अवार्ड को, इस फैसले को चुनौती दी और अपने पक्ष में फैसले के लिए ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में निवेदन किया। तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई भी कानूनी प्रतिनिधि क्लेम पिटीशन पेश कर सकता है। और कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा क्या है? उन्होंने कहा कानूनी प्रतिनिधि का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कानून में किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब उसका जो वृद्ध महिला की मृत्यु होगी, उसका संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कानूनी दृष्टि से उसकी पुत्री करेगी, एकमात्र पुत्री है, पुत्र है नहीं, पति है नहीं, तो और कौन करेगा? तो ये कानूनी प्रतिनिधि उस पुत्री को माना और ये कहा कि वो उस पर निर्भर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई महिला या कोई पुरुष किसी की भी डेथ हो जाए और उसका पुरुष प्रतिनिधि हो, पीछे पुत्र हो, और पुत्र अच्छी कमाई कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो क्या वो मृत्यु होने पर अपने माता पिता के वो क्लेम की राशि का नहीं करेगा? क्लेम राशि नहीं मांगेगा? मांगेगा बिल्कुल। तो जब विवाहित पुत्र मांग सकता है, नौकरी कर रहा है, आमदनी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिर भी वो मांग सकता है, तो विवाहित आप पुत्री क्यों नहीं मांग सकती? तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की इस याचिका को, अपील को खारिज कर दिया और नीचे जो ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया मुआवजा देने का विवाहिता पुत्री को, उसी आदेश को बहाल रखा, उसी आदेश की पुष्टि की। और ये गुणक की जो मैंने बात बताई, इस हिसाब से गुणक होता है। और ये कुछ मामलों में इसमें भविष्यवृद्धि के रूप में भी 25% राशि या इस प्रकार राशि जोड़ी जाती है। और जिस प्रकार विवाहित पुत्र क्लेम कर सकता है, उसी प्रकार विवाहिता पुत्री भी क्लेम कर सकती है, इस पे कोई रोक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।